टॉप 25 खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर से। सऊदी अरब में एक भारतीय मजदूर की पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। वीडियो में ये दिख रहा है कि एक सऊदी अरब का इंजीनियर कोड़े से भारतीय मजदूर की लगातार पिटाई कर रहा है। जिस भारतीय की इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से पिटाई की जा रही है, वो दरअसल मक्का मस्जिद के मरम्मत के काम में जुटा हुआ था। वीडियो में भारतीय आप देख रहे हैं, बार बार वो माफी की गुहार भी लगा रहा है, लेकिन कोड़े बरसाने वाले सऊदी अरब के इंजीनियर को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। सऊदी अरब में भी वायरल इस वीडियो की कड़ी तौर पर आलोचना हो रही है। मांग अब ये की जा रही है कि इंजीनियर पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल ये वीडियो कनाडा के एक पत्रकार ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब भारत ने सऊदी डिप्लोमेट पर मां बेटी के रेप करने का आरोप लगाया है और वो देश से जा चुका है। चौंकाने वाला ये वीडियो सामने आया है सऊदी अरब से, जहां ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। फेसबुक पर सबसे पहले पोस्ट किया गया और फिर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो। नेपाल में नए संविधान को मंजूरी मिलने के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। नेपाल के कई इलाकों में नए संविधान का विरोध हो रहा है। नेपाल के 14 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है इस वक्त, जबकि 8 जिले दंगाग्रस्त घोषित किए गए हैं। हिंसा में बीरगंज में एक शख्स की मौत की भी खबर है। नेपाल के विराटनगर, झापा, गौर, सप्तारी, सरलाही और जनकपुर जिले से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। तराई के जिलों में नेताओं के घरों को निशाना भी बनाया जा रहा है। नेपाल के मैदानी इलाकों के लोगों का आरोप है कि नए संविधान में उनकी मांगों को दरकिनार किया गया है, उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल हिंदू राष्ट्र से अब एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बन गया है। रविवार शाम नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव ने नए संविधान को लागू करते हुए इसका ऐलान किया। हालांकि नेपाल के मधेशी और थारू समुदाय के लोग नए संविधान का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। रविवार को इसको लेकर हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के नए संविधान से भारत सरकार भी नाराज है, क्योंकि इसमें भारत के हितों की अनदेखी की गई है। भारत ने नए संविधान को लेकर नेपाल में जारी हिंसा पर भी गहरी चिंता जताई है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में रहने वाली 34 साल की अनीता शर्मा को भी डेंगू ने अपना शिकार बना लिया। कई अस्पतालों का चक्कर काटने के बाद अनीता के घर वाले बुधवार इन्हें दक्षिणी दिल्ली के मैक्स अस्पताल में लेकर गए थे। 4 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद रविवार रात अनीता ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का आरोप है कि इससे पहले वो और भी कई अस्पतालों का चक्कर काट चुके थे, लेकिन बेड न होने की वजह से उन्हें वहां भर्ती नहीं किया जा सका। बेड नहीं था, हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, तो हम फिर मैक्स ले आए सीधा। इसके साथ ही दिल्ली में डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। वहीं 2000 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में हैं। मरीजों की तादाद बढ़ने से अस्पतालों में उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर डेंगू से जूझ रहा है तो गुजरात में स्वाइन फ्लू मुसीबत बनता जा रहा है। वडोदरा में स्वाइन फ्लू की वजह से 42 साल की एक महिला की मौत हो गई। पिछले 1 महीने में वडोदरा में स्वाइन फ्लू से हुई ये तीसरी मौत है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित वडोदरा की मीनाबेन माली कई दिन से अस्पताल में भर्ती थी। हम लोगों ने आगे भी 1 महीना पहले ऐसा पानी का गंदा आ रहा था, तभी बताया था हम लोगों ने कॉर्पोरेशन को, और उस दरमियान भी कॉर्पोरेशन को जागरूक नहीं है और हमारे वहाँ कोई गंदगी का पाउडर डालने नहीं आता, कोई दवा देने नहीं आता है। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि उनके इलाके में पीने का गंदा पानी आता था, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर निगम से भी की थी। महिला की मौत के बाद नगर निगम के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा में पिछले 3 महीने में स्वाइन फ्लू के संदेह में 117 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से 11 को स्वाइन फ्लू निकला है। इनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 10 साल के इस बच्चे के साथ हैवानों जैसा सलूक कर रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका सगा चाचा है। मोबाइल फोन के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की हैं। ब्रिजेश यादव नाम का ये शख्स अपने भतीजे को इस बात के लिए उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीट रहा है क्योंकि इसने स्कूल में शरारत की थी। पुलिस ने कहा है उसे कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए मामला दर्ज नहीं किया गया है। गड्ढे में गिरकर बेहोश हुए शख्स पर ही बना दी गई सड़क। ये दिल दहलाने वाली घटना है मध्य प्रदेश के कटनी की। बताया जा रहा है कि यहाँ लटोरी बर्मन नाम का एक शख्स गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया,
लापरवाही की हद देखिए कि जब सड़क बनाने वाले लोगों ने पहले तो गड्ढे को मुरम डालकर पाट दिया और फिर उस पर रोलिंग मशीन चला दी। लटोरी गड्ढे में जिंदा ही दफन हो गया। सड़क पर उभरी उसकी शर्ट की वजह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। गांव वालों के हंगामे के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर सड़क बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। रविवार को इलाहाबाद के झूंसी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 5 लोगों के शव रेलवे ट्रैक पर मिले। मरने वालों में चाट बेचने वाला राजेश गुप्ता, उसकी पत्नी रेखा, 17 और 15 साल का बेटा गोलू और सोनू और 13 साल की बेटी शामिल हैं। रिश्तेदारों के मुताबिक राजेश आर्थिक तंगी और सूदखोरों के गाली गलौज से परेशान था, इसलिए उसने पूरे परिवार के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। कहने को तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन समाज में अब भी बेटियों के साथ क्या हो रहा है ये मासूम उसकी गवाह है। इस नवजात बच्ची को किसी ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास झाड़ियों की आड़ में फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ऊपर वाले के करम से एक फूल बेचने वाली की नजर इस पर पड़ गई। इस मासूम के पूरे बदन पर चींटियां लिपटी थी। सोमवती ने फौरन पुलिस को खबर दी और पुलिस ने बच्ची को एम्स पहुंचा दिया। बच्ची अब सुरक्षित है, लेकिन इसके माँ बाप की कोई खबर नहीं मिली है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता राजेश वाल्मीकि के बेटे मोहित की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोहित पर घर जाते वक्त गुड़गांव के सिग्नेचर टावर के पास स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस को हत्या के पीछे रंजिश का शक है। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। सीसीटीवी में दिख रहे ये वो मजदूर हैं जो 12 सितंबर से एक बंद सुरंग में मौत से जंग लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर बन रही सुरंग में फंसे इन 3 मजदूरों को निकालने के लिए जयपुर से एक खास ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है, लेकिन 41 मीटर तक सुराख करने के बाद ये खराब हो गई। अब बस 1 मीटर खुदाई का काम बचा है, लेकिन ड्रिलिंग मशीन खराब होने की वजह से परिवार वाले बेहद परेशान हैं। ओडिशा में एक भीषण सड़क हादसे में 9 कबड्डी खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये हादसा शनिवार को सुंदरगढ़ जिले के सुरापल्ली में उस वक्त हुआ जब इन खिलाड़ियों को ले जा रहा मिनी ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। सेंदापुर गांव की टीम के ये खिलाड़ी बगल के धुंडी गांव से टूर्नामेंट खेलकर लौट रहे थे। ओडिशा सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर सकती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में नेताजी के पूरे परिवार से अक्टूबर में मुलाकात करने की बात कही है। माना जा रहा है कि इससे पहले केंद्र सरकार उन गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर सकती है, जिससे नेताजी की मौत से जुड़े अनसुलझे सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद है। यूपी की अखिलेश सरकार पर एक बार फिर फूटा है मुलायम सिंह यादव का गुस्सा। यूपी के ललितपुर में बजाज पावर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे मुलायम ने कहा है कि अखिलेश सरकार के मंत्रियों को पार्टी के घोषणा पत्र की जानकारी तक नहीं, ऐसे में वो सरकार के काम का प्रचार क्या करेंगे। यही नहीं, मुलायम ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अवैध खनन में लगे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नेता हो अवैध खनन करे तो उसके साथ कार्रवाई करके ये ले लो। हम हिंदुस्तान के अंदर एक आदेश पैदा करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार और समाजवादी लेन देन का काम करने वाली पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते अमेरिका जाते वक्त आयरलैंड भी जाएंगे। ये किसी भारतीय पीएम का 60 साल में पहला आयरलैंड दौरा होगा। मोदी 23 सितंबर यानी बुधवार को आयरलैंड के सबसे बड़े शहर डबलिन पहुंचेंगे। इस दौरान वो आयरिश पीएम एंडा कैनी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 1965 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आयरलैंड गए थे। कांग्रेस की तरफ से शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को भेजे गए कानूनी नोटिस को लेकर कांग्रेस बीजेपी में ठन गई है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी दौरे पर गई स्मृति ईरानी ने चुनौती देते हुए कहा कि राहुल में दम है तो उन्हें जेल भिजवाकर दिखाएं। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मृति ईरानी खुद फर्जी डिग्री के विवाद में जेल जाने वाली हैं। अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में दम है तो मुझे सलाखों के पीछे भेजे, जेल के पीछे से भी मैं अमेठी के लिए आवाज उठाती रहूं। कानून उन्हें जेल भेजेगा। जो फेक डिग्रियां उन्होंने दी थी उसमें कानून उन्हें जेल भेजेगा। बंगाली फिल्मों के अभिनेता से बीजेपी के नेता बने जॉय बनर्जी ने चुनाव आयोग को लेकर विवादास्पद बयान दिया है।
जॉय बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग अब उनके हाथ में है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में धांधली नहीं कर सकती। जॉय बनर्जी ने ये भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें भरोसा दिया है कि अगर बीजेपी बिहार चुनाव जीत जाती है तो वो बंगाल में बुलडोज चलाएगी। आपको बता दें कि जॉय बनर्जी 2014 में बीजेपी की टिकट पर बीरभूम से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। सीमा पर तनाव घटाने के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग होने वाली है। ये बैठक पुंछ में नियंत्रण रेखा पर मौजूद चाकंदा बाग क्रॉसिंग पॉइंट पर होगी। पिछले कई दिनों से पुंछ में भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे पर जबरदस्त गोलीबारी कर रही है, जिसकी वजह से जान माल का काफी नुकसान हुआ। अकेले सितंबर महीने में पाकिस्तानी सेना ने 23 बार युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए फौज की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। 13 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से दागे गए एक मोर्टार ने बीएसएफ के नायब सूबेदार सोनलाल की जान ले ली थी। भारतीय क्रिकेट को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले जगमोहन डालमिया नहीं रहे। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का निधन हो गया है। 75 साल के डालमिया को 17 सितंबर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के बीएम बिरला रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। उनकी एंजियोग्राफी भी हुई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। In spite of all the effort of the doctors, he succumbed to the bleeding at around 8:45 p.m. Our deepest condolences go to the family and loved ones of Mr. Dalmia. जगमोहन डालमिया के पार्थिव शरीर को सुबह 11:30 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के दफ्तर में रखा जाएगा। शाम 4 बजे डालमिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बंगाल सरकार की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। जगमोहन डालमिया नहीं रहे। भारतीय क्रिकेट डालमिया को हमेशा याद करेगा। डालमिया ने बीसीसीआई को दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बोर्ड बनाने में भी अहम किरदार निभाया। डालमिया ही भारत में विश्व कप को लेकर आए। 1979 में पहली बार डालमिया की बीसीसीआई में एंट्री हुई। 1983 में वो बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने। 1983 में ही भारत ने विश्व कप जीता। साल 1987 और 1996 में भारत में विश्व कप के मैच करवाने में डालमिया का अहम रोल रहा। 1997 में वो 3 साल के लिए आईसीसी के अध्यक्ष बने। 2001 से 2004 तक वो बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। मार्च 2015 में डालमिया करीब 10 साल बाद फिर से बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, लेकिन खराब तबीयत की वजह से वो कामकाज और बैठकों से दूर रहे। बीसीसीआई की कई अहम बैठक उन्होंने अपने घर पर बुलाई। कल रात कोलकाता के अस्पताल में डालमिया का निधन हो गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर कई नेताओं और क्रिकेट हस्तियों ने डालमिया के निधन पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं जगमोहन डालमिया जी के परिवार के साथ हैं। डालमिया जी की आत्मा को शांति मिले। सचिन ने भी जताया दुख, कहा दुख की घड़ी में मैं जगमोहन डालमिया जी के परिवार के साथ हूँ। उनसे जून में मिला था, लेकिन नहीं पता था कि ये उनसे मेरी आखिरी मुलाकात होगी। पूरी दुनिया में डालमिया को खेल सुधारक के तौर पर पहचाना जाता था। बीसीसीआई ने भी डालमिया के निधन पर दुख जताया है। We are shocked to know about the sudden demise of Mr. Jagmohan Dalmia. He was not only a great cricket administrator, but he was also a biggest reformer as far as world cricket and Indian cricket is concerned. डालमिया जी ने अपना पूरा जीवन ही क्रिकेट के लिए समर्पित कर दिया। 37 वर्ष से ज़्यादा समय क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना दिया है। आधी से ज़्यादा जिंदगी क्रिकेट के लिए जी है। मेरे लिए तो एक परिवार के मुखिया के रूप में वो चले गए। मेरे लिए तो व्यक्तिगत हानि है। बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2020 और 3 वनडे मैचों के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों ही फॉर्मेट के लिए कप्तानी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान बने रहेंगे। वनडे के लिए पंजाब के ऑलराउंडर गुरकीरत सिंह मान और 2020 के लिए कर्नाटक के तेज गेंदबाज एस अरविंद को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हरभजन सिंह को T20 टीम में जगह मिली है। वहीं रविंद्र जडेजा वनडे टीम से अब भी बाहर हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में भारत आ रही दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत के साथ 3 T20, 5 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। अभिनेत्री कंगना रनौत और अभिनेता इमरान खान की फिल्म कट्टी बट्टी की बॉक्स ऑफिस पर फीकी शुरुआत रही। फिल्म ने 2 दिन में महज 10 करोड़ 76 लाख का कारोबार किया है। कट्टी बट्टी ने शुक्रवार को 5 करोड़ 28 लाख का बिजनेस किया था। शनिवार को इसकी कमाई रही 5 करोड़ 48 लाख रुपए। लिव इन रिलेशन पर आधारित फिल्म कट्टी बट्टी में पहली बार कंगना रनौत और इमरान खान ने साथ काम किया है। फिल्म के निर्देशक निखिल आडवाणी हैं, जिन्होंने हाल ही में हीरो फिल्म का निर्देशन किया था।
फिल्म चार्ली के चक्कर में का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। इस फिल्म में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में हैं। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन मनीष श्रीवास्तव ने किया है। मनीष श्रीवास्तव की बॉलीवुड में ये डेब्यू फिल्म है। चार्ली के चक्कर में का ट्रेलर इसी महीने 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, जबकि फिल्म 6 नवंबर को रिलीज होगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर और मांझी द माउंटेन मैन जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही साइको किलर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि निर्देशक अनुराग कश्यप मुंबई के साइको किलर रमन राघव की जिंदगी पर एक फिल्म बना रहे हैं, जिसने 60 के दशक में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी रमन राघव का किरदार निभाएंगे और इनका लुक गजनी के आमिर खान की तरह होगा। इतने सारे जुड़वा को देखकर आप हैरान हो गए ना? ये तस्वीर है चीन के फुजियान प्रांत में मौजूद शियामेन शहर की, जहां ट्विंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में दुनिया भर से 555 ट्विंस यानी जुड़वा हिस्सा लेने पहुंचे। इसमें सबसे छोटे ट्विंस 2 महीने के थे, जबकि सबसे बुजुर्ग ट्विंस की उम्र थी 88 साल। ट्विंस फेस्टिवल में जुड़वा लोगों की परेड भी की गई।